नमस्कार, लाल गदर में आप सभी का स्वागत। इस समय हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हैं, जहां पर राजस्थान के हनुमानगढ़ से लोकराज संगठन के साथी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आज के आंदोलन में लोकराज संगठन किस तरीके से आंदोलन में शामिल हो रहा है और कई ऐसे सवाल हैं इस आंदोलन को लेकर, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे बीच में कॉमरेड ओम साहू हैं, जो लोकराज संगठन के राष्ट्रीय सदस्य हैं और राजस्थान के अंदर 3 बार सरपंच रह चुके हैं। साथी लाल गदर में आपका स्वागत है। इस समय जो आपके क्षेत्र में हनुमानगढ़ में किस तरह के हनुमानगढ़ के जो लोग हैं इस आंदोलन में किस तरीके से शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये जो आंदोलन है उसमें हमारे हनुमानगढ़ ही नहीं, पूरे देश के पैमाने पर और पूरी दुनिया के लोग इस आंदोलन को देख रहे हैं कि आज लगातार 2 महीने से जो किसानों का आंदोलन दिल्ली को चारों तरफ से घेरे बैठा है और किसानों का ये मानना है कि ये करो और मरो की बात है। आज किसान इस बात से भली भांति परिचित हो चुके हैं, पूरे देश के किसान, कि वास्तव में ये जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं ये किसान विरोधी है पूर्णतया। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ये जो है बड़े पूंजीपतियों को पनपाने के लिए और इस मार्केट पर पूरा उनका कब्जा करने के लिए किसानी के धंधे को चौपट करने जा रहे हैं। इसलिए यह आंदोलन देश के पैमाने पर दिन रात लगातार बढ़ रहा है। हमारे ज़िले में भी, हमारी तहसील में भी, हमारे कस्बों में भी हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हर जगह जो है कहीं टोल प्लाजों पर धरना लगा रखा है, टोल प्लाजे फ्री कर रखे हैं, तहसील हेडक्वार्टरों पर धरने पर बैठे हैं, जिला हेडक्वार्टरों पर बैठे हैं, प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं और देश की राजधानी को चारों तरफ से घेर रखा है। इसलिए ये लड़ाई निर्णायक होगी और लाजमी इसमें किसान जीतेंगे। जिस तरह से किसान के संगठनों ने ऐलान किया है कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, इसकी क्या तैयारी है? इसकी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी बॉर्डर हैं उस बॉर्डर के ऊपर देश के लगभग किसान जो है उन के ऊपर आकर के डटे हुए हैं। 26 जनवरी की पूर्ण रूप से बड़ी तैयारी है, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से और बड़े अनुशासित तरीके से जो है इसमें जो है किसान मार्च करेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। और वॉलंटियर के रूप में किसानों ने ऐसा संगठित आंदोलन आज तक, शायद धरती के ऊपर ऐसा संगठित आंदोलन आज तक नहीं लड़ा गया। बार बार कुछ ताकतों ने, सरकार के लोगों ने, सांप्रदायिक ताकतों ने इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश भी की, परंतु किसानों ने उसको नाकाम कर दिया है। साथियों, हमारे बीच में लोकराज संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड हनुमान प्रसाद शर्मा जी हैं। कहा जाता है मीडिया स्वतंत्र है, नौकरशाह स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन इस समय जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी इस तरीके से पेश आई किसानों के साथ कि उन्होंने सिर्फ स्टे लेने की बात की। स्टे दिया है, स्टे देने की क्या जरूरत थी? न्यायपालिका को चाहिए तो ये कि किस हालात में ये कानून पास किए गए। ऐसे कोविड के बहाने जो है वो एक तरफा संसद के अंदर जो है वो पास कर दिए गए। राज्यसभा में इनका बहुमत ही नहीं था। राज्यसभा में इनका बहुमत न होने के बावजूद जो है ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। ये स्पष्ट जब है तो कृषि का व्यापार जो है वो संघीय सूची का विषय है। व्यापार के बारे में अगर कानून बनाए तो संसद बना सकती है, परंतु ये कृषि के सुधार की बात है। ये सुधार की बात कहते हैं, कृषि के सुधार, ये स्टेट का विषय है। तो न्यायपालिका को इस विषय पर जो है वो फैसला लेना चाहिए था। इस बात पर विचार करना चाहिए था कि ये किसके अधिकार में है, किसके अधिकार का अतिक्रमण हुआ है। और इसको वेज अनाज जो है खाद्यान्न है, खाद्यान्न को हम जो है वो व्यापार नहीं मान सकते। कृषि जो है वो व्यापार नहीं है। कृषि जो है वो मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई है। उसके बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता, उसके बगैर कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए कृषि जो है वो राज्य का विषय था। और फिर आनंद फानंद में न्यायपालिका को विचार ये करना चाहिए था कि इन कानूनों को क्या सही तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया।
इन कानूनों को पारित करने के अंदर संवैधानिक तरीके से काम हुआ या नहीं हुआ, उस पर तो विचार ही नहीं किया, और केवल ये कहते हैं, ऊपर का निर्णय देते हैं कि ये कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाता है और स्वतः ही न्यायपालिका का काम नहीं है कमेटी बनाने का। न्यायपालिका जो है वो कोई पंचायत नहीं है। न्यायपालिका खुद कहती है कि ये हमने कमेटी बना दी और वो कमेटी निर्णय करेगी। उस कमेटी के सामने संघर्ष समिति बात रखे, क्यों रखेगी? आपको किसने पंचायत बनाए? आप फैसला ये दो ना कि ये कानून सही है या गलत है। अब ये दे रहे हो कि नहीं ये जब तक ये कमेटी निर्णय नहीं देगी तब तक ये स्थगित किए जाते हैं। तो ये न्यायपालिका का चरित्र जो है वो गणतंत्र के एकदम विपरीत है। गणतंत्र ये केवल जो है इस स्टेट के चरित्र, पूंजीवादी चरित्र को पोषित करने वाला है, मैं ये कहूँगा। जिस तरीके से मंच पे या इस आंदोलन में एक चीज़ देखने को आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि मोदी को हराओ, मोदी ही असली जड़ है, इस चीज़ को देखा जाता है। फिर सवाल उठता है कि ठीक है मोदी को हराना चाहिए, लेकिन सवाल उठता है फिर जिताएं किसको? क्योंकि 70 साल का अनुभव तो दिखा रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि 4 लाख से ज़्यादा किसान ने आत्महत्या कर ली। ना ही पिछली सरकार ने, ना ही इस वर्तमान की सरकार ने, किसी ने भी तो किसानों का भला नहीं किया। तो फिर मोदी को हराने के बाद सरकार किसकी आनी चाहिए? सवाल तो बनता है। बिल्कुल, आपका सवाल जो है वो वाजिब है, परंतु जैसे भी ये आज़ादी मिली जिस रूप में, और उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो इस सरकार के चरित्र के आधार पर उस समय का तकाजा ये था कि इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र, कुछ निजी क्षेत्र के अंदर, जिसको नेहरू जी के शासन को समाजवादी नमूने का समाज भी कहा जाता था। समाजवादी नहीं, समाजवादी नमूने का समाज। परंतु धीरे धीरे वो बात लंबी हो जाएगी कि उस समय सार्वजनिक क्षेत्र को बराबर खड़ा रखना इसलिए जरूरी था कि हिंदुस्तान के टाटा और बिरला, बजाज और ये पूंजीपति जो थे, उनकी ताकत जो है वो पूरी दुनिया के पूंजीपतियों से मुकाबला करने के काबिल नहीं थी। इनको थोड़ा स्टैंड करने के लिए जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र को बनाना पड़ता था। ये आपका प्रश्न है कि ये मोदी को हराने की, तो 1990 और 91 के अंदर जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, आज मनमोहन सिंह जी जो हैं वो इसका विरोध करते हैं। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे, रीढ़ थी, और इन्होंने जो है सबसे पहले कि अब हमारा पूंजीपति जो है वो उनसे मुकाबला करने के काबिल है, तो उदारीकरण, बाजारीकरण, निजीकरण और मंडलीकरण ये नीतियां लागू की। और उस समय आडवाणी जी जो है वो शिकागो में अमेरिका थे, और अमेरिका के अंदर आडवाणी जी चिल्लाए कि हमारी नीतियों की कांग्रेस चोरी कर रही है। इसका मतलब इनका वर्ग चरित्र एक है। उसके बाद में 4 के अंदर अटल जी आए, अटल जी ने उनको और आगे बढ़ाया। उसके बाद में 10 साल मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने जो है वो इस निजीकरण, उदारीकरण को और आगे बढ़ाया। और 14 के अंदर जो है मोदी जी आ गए, क्या नई बात है, उनको और आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद में तक राज पलट जाएगा। बीच में जनता पार्टी का राज भी आए, 33 महीने जनता पार्टी का भी राज है। क्या परिवर्तन है? वो परिवर्तन जो है मोदी जी जाने चाहिए। मोदी जी के अंदर कुछ अन्य हिटलरी टाइप की कुछ अलग से, मैं एक थप्पड़ आपके लगाता हूं तो कुछ धीमा लगाऊंगा, और कामरेड ओम लगाएगा तो ये कुछ जोर से लगाएगा तो आपके कुछ ज्यादा दर्द होगा, परंतु थप्पड़ तो थप्पड़ है, दर्द होगा। तो ये इतना फर्क है कि मोदी का थप्पड़ जो है वो गहरा है। ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अलग से जो है
वो समाज को बांटना चाहता है, एक अलग जहर जो है वो फैलाता है। बाकी इनका चरित्र एक है, परंतु इसके बावजूद भी हमें जो है वो आपने पूछा कि राज किसका लाए, राज जो है मजदूर किसान का आने में बहुत टाइम लगेगा। ये जो संघर्ष हो रहे हैं, ये लंबे संघर्ष अगर चले, इन संघर्षों के अंदर वर्ग चेतना पैदा हो और वर्ग चेतना के आधार पर वर्ग संघर्ष का जो है वो धार पैनी हो, वर्ग संघर्ष की चेतना पैदा हो और वर्ग संघर्ष के आधार पर सत्ता परिवर्तन होगा, तब असली मजदूर किसान का राज। साथ ही जिस तरीके से राजस्थान के अंदर ये तो किसानों का आंदोलन पीछे 3-4 महीने 6 महीने से लगातार चल रहा है, लेकिन राजस्थान का आंदोलन जिस तरह से हमें पता है लगातार चलता है। अभी बिजली का आंदोलन चल रहा है या जो भी आंदोलन चल रहे हैं, खासकर वो फसल को लेकर बीमा के ऊपर जो आंदोलन चला, उसके ऊपर आपका डोगरा संगठन का वहाँ पे क्या आंदोलन है हनुमानगढ़ और नौहर में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इस आंदोलन को लेकर के चाहे बिजली का आंदोलन हो, चाहे बीमा का आंदोलन हो, चाहे पानी को लेकर के आंदोलन हो, डोगरा संगठन हमारा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अच्छी मूवमेंट के अंदर युवा वर्ग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें 2 साल के करीब हमारा बिजली का आंदोलन बढ़ रहा है। उसमें हर तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, आम मजदूर को लूटा जा रहा है, किसान को लूटा जा रहा है। एक बिजली के नाम पर, यूनिट के नाम पर बहुत ज़्यादा इसकी दरें बढ़ा दी गई, अन्य खर्च के रूप में, स्थायी शुल्क के नाम पर, और हर तरीके से उसको लूटा जा रहा है। और हमारा आंदोलन अब चरम सीमा पर है। अच्छा, हमारी मूवमेंट बहुत बढ़िया है। पीछे भी हमारी जोधपुर के अंदर जोधपुर विद्युत निगम के साथ हमारी टीम के साथ वार्तालाप भी हुई। उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको ऊपर इस प्रशासन से और राज्य सरकार के मूवमेंट से हम इसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जो हम इसमें वर्ग चेतना के रूप में, जैसे गुरुजी ने बताया कि उनके नेतृत्व में हमारा मूवमेंट लोकराज संगठन का है, वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत चरम सीमा पर है। और पानी को लेकर के और बीमा को लेकर के, पीछे बीमा की लड़ाई हमारा पूरा भागीदारी रही। लोकराज संगठन और अखिल भारतीय किसान सभा के कॉम्बिनेशन के अंदर हमने हमारे करीबन 3 गिरदावर हल्के के अंदर लगभग 8 करोड़ रुपए बीमा हमने वसूल किया, जो कि बहुत ही मुश्किल था, लेकिन संघर्ष की लास्ट में जीत होती है। अब हम इस पानी को लेकर के, क्योंकि हर तरीके से किसान पर मार पड़ती जा रही है, पानी को लेकर के पानी को काट दिया जाता है। हरियाणा पंजाब से जो पानी आता है उसके पीछे जो हर तरीके से पूंजीवादी सिस्टम मान लो, चाहे को प्रभावशील लोगों के लिए मान लो, तो उसके हिसाब से हमारा पानी की वहाँ पे चोरी होती है। उसको लेकर के पिछले जो रेगुलेशन बदला था, हमारे भाई साहब ओम जी इनके नेतृत्व में, गुरुजी हनुमान जी के नेतृत्व में, और पूरे हमारे हजारों किसान हेड पर बैठ करके और एक रोड जाम कर करके और रेगुलेशन चेंज किया था, उसको वही बहाल करवा के अब 3 हफ्ते चल रहे हैं, तो पूरी रबी फसल की मतलब पक जाएगी। उसके बाद नया रेगुलेशन होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे भी रेगुलेशन इस दबाव की वजह से, लोकराज संगठन की वजह से, हमारा दबाव की वजह से आगे भी रेगुलेशन सही होगा और बिजली का भी हमारा काम सही तरीके से, उसका स्थायी शुल्क और उसके विभिन्न अन्य खर्च को कम करके हमारे को राहत प्रदान होगी। ये साफ दिखता है कि हमारे गणतंत्र के, हमारे देश की आज़ादी से लेकर आज तक सिर्फ सरकारें बदली हैं, सरकारों की नीतियां, सरकारों के चेहरे, सरकारों के चरित्र, यानी कि इस राज्य का चरित्र देश के मजदूरों, किसानों के हित में नहीं होकर देश के कॉर्पोरेट घरानों के, देश के बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी के हितों के लिए चलती रही है। अब वक्त की ये जरूर डिमांड है कि हमें वर्ग संघर्ष के तौर पर एक ऐसे विकल्प के लिए, मजदूरों, किसानों के राज सत्ता को स्थापित करने के लिए हमें लामबंद होना पड़ेगा और संघर्ष को एक मुकम्मल संघर्ष के रूप में लेके जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान के नवनिर्माण की दिशा के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा।